अगर मैं बोलूँ कि आप याद रखो 13 में आपने गुणा 4 से करना है, 11 में गुणा आपने -1 से करना है और 17 में गुणा आपने करना है -5 से। इसका मतलब ये सारी रटने वाली चीज़ें होंगी, रटना हमने नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डोगरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को। ये इसका पार्ट 2 रहेगा दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के बारे में और साथ में हम जानेंगे हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल फॉर प्राइम नंबर, यानी कि हम अभाज्य संख्याओं के लिए कैसे भाजकता का नियम बना सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो हमने डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 किया था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था 2, 4, 8, 16 के भाजकता के नियम को और साथ में हमने 3, 9, 5 और 6 का भाजकता का नियम भी पार्ट 1 में कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम 11 का भाजकता का नियम। इसकी डेफिनेशन है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर्स एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर्स इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो भी ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर्स आएंगे हमारे पास उनका सम कर देना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो भी आपके पास इवन प्लेसेस पे जितने भी नंबर होंगे उनके सम से। तो इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है वो किया है 2, 5, 4, 5, 4। ये है हमारे पास पहला एग्जांपल। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं इस नंबर पे। आपने पढ़ा था, जो मैंने वीडियो करवाई थी आपको बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें मैंने ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में आपको पढ़ाया था। और ऑड नंबर का कौन से होते हैं? विषम संख्याएं, यानी 1, 3, 5, 7, ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास विषम संख्याओं के। उसी तरह इवन नंबर यानी सम संख्याएं, सम संख्याएं हमारे पास होती है 0, 2, 4, 6, 8, ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास सम संख्याओं के। पर जो डेफिनेशन में बोला गया है, डेफिनेशन में बोला गया है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी ऑड प्लेसेस, तो यहाँ पे ऑड नंबर नहीं देखना है आपने देखना है ऑड प्लेसेस। प्लेसेस की बात करूँ इस नंबर में तो ये आपका आ गया फर्स्ट प्लेस, ये आपका आ गया सेकंड, ये आपका आ गया तीसरा प्लेस, ये आ गया चौथा और ये आ गया पांचवा। तो यहाँ पे बात की है ऑड प्लेसेस की। तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से आ गए? यहाँ पे 1, 3 और साथ में 5, ये 3 आ गए आपके पास ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे जो यहाँ पे नंबर है हमारे पास वो है 2 और साथ में 4 और 4। तो इसको हम लिख लेंगे 2 + 4 + 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद जो है वो बोला गया था कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है कौन सी चीज़? जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनके सम से। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर आ गए? इवन प्लेसेस हैं 2 और 4, तो यहाँ पे नंबर आ गए 5 और 5, ये दोनों आ गए नंबर इवन प्लेसेस पे। तो इसके सम से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो कुछ ऐसे करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2 + 4 + 4 कितने हो जाएंगे आपके पास? 10, और 5 + 5 भी कितने हो जाएंगे? 10, और जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब जो डेफिनेशन में बोला गया था कि आंसर आपके पास 0 आएगा या तो मल्टीपल ऑफ 11। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो टर्म हमने कंसीडर की थी ये 11 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि 2, 5, 4, 5, 4 जो है हमारे पास 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है दोस्तों, एक इसका शॉर्ट मेथड भी है। तो जो शॉर्ट मेथड है इसका, उसमें आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे यही मैंने टर्म ले ली 2, 5, 4, 5, 4। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया? ऑड प्लेसेस के सम से जो माइनस किया है वो क्या किया है? इवन प्लेसेस का सम। तो इसमें भी आपने सेम ही करना है। इसमें क्या कर देना है? ऑड से इवन प्लेसेस को माइनस करते जाना है और जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दोगे? आप प्लस कर दोगे। जो आंसर आपके पास 0 बनना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 11। तो हम इसको करेंगे, 2 में से 5 के तो कितने बचते हैं? -3। इसी तरह 4 में से 5 जाने पे बचते हैं -2।
1। और इसी तरह ये 4 है तो ये 4 हम अकेला लिख देंगे, इसमें से आगे कोई टर्म नहीं है, नहीं तो हम माइनस कर सकते थे। तो यहाँ पे 4 हमने अकेला लिख दी। अब ये जो आपके पास आंसर आए इनको आपके कर दोगे प्लस, -3 -1 +4। तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा -4 +4। दो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 0। यानी कि इससे भी हमें ये पता चलता है कि ये जो टर्म हमने कंसीडर की थी 25454, ये जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास रहेगा 291918, ये एग्जांपल रहेगा। इसको अगर हम कंसीडर करें कि 11 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो 2 में से 9 गए तो बचते हैं आपके पास -7। इसी तरह 1 में से 9 गया तो आपके पास बचेंगे -8। उसी तरह 1 में से 8 गया तो क्या बचते हैं -7। अब जो आंसर आए इनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो आंसर आता है -7 -8 और -7। जो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट बनेगा ये बनेगा -22। और आप देखते हैं कि जो आपके पास डेफिनेशन में बोला गया था, डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि जो आंसर आना चाहिए वो तो या 0 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। तो आप देख सकते हो कि 22 क्या है, मल्टीपल किसका है, 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टर्म कंसीडर की थी 291918, ये जो है हमारे पास 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने निकालना है किसी भी टर्म को कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी कि नहीं। ये मेथड शॉर्ट रहेगा आपके पास, जिससे आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। अब आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो आपको याद रखने हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो आपके पास सबसे पहला पॉइंट है उसमें बोला गया है कि AB × 101, यानी AB कोई भी नंबर है आपके पास, A और B जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है आपके पास, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 101 के साथ, जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो आएगा AB की फॉर्म में। यानी कि हम मान के चलें अगर हमारे पास 72 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 101 से, 101 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7272। तो इसकी हेल्प से आप जो है वो कैलकुलेशन बड़ी ही शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है उसमें बोला गया है कि ABC को हम 1001 से गुना करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपके पास ABC और ABC। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिए 631 ले लिया मैंने, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1001 के साथ, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 631 और साथ में एक बार फिर से हम 631 लिख देंगे। तो ये आपके पास बनेगा रिज़ल्ट 631 × 1001 का, ये आपके पास आ गया रिज़ल्ट। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बोला गया है कि AB कोई नंबर है, उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है 10101 से। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा AB और AB। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने ले लिया 64 और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10101 के साथ, तो जो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा वो आएगा 646464। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो पॉइंट है कि 1001 जो होता है वो होता है 7 × 11 × 13। अगर 7 × 11 × 13 अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई में तो जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 1001। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपको हेल्पफुल रहेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे एक नोट लिखा है मैंने, इसमें मैंने लिखा है कि अगर किसी संख्या के 3 अंकों का एकांतर अंतर अगर 7, 11, 13 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि जैसे कोई संख्या आपके पास होगी, मान लीजिए एक संख्या मेरे पास है जिसमें कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। जैसे कि मैं मानूं यहाँ पे 6, 5, 9, 6, 2, 4। अगर ये जो है वो 6 डिजिट की कोई भी संख्या है, अगर इसके 3 अंकों का जो भी एकांतर अंक होंगे हमारे पास 3, जैसे 3 अंक ये आगे और 3 अंक ये आगे, अगर इन 3 अंकों का जो अंतर है वो हमारे पास 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी।
और अगर ये अंतर जो है वो 11 से भी विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो है वो हमारे पास 11 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर 13 से भी हो जाती है तो 13 से भी वो संख्या विभाजित मानी जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें 659 में से जो हम माइनस करेंगे वो करेंगे 624 को। तो जो ये आता है 9 में से 4 जाने पे वो आएगा 5, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 में से 2 गए तो आंसर आता है 3। तो 35 हमारे पास बनता है। अगर 35 को हम देखें, अगर हम 7 से विभाजित करें तो 7 से ये चला जाएगा आपके पास 5 बार। इसका मतलब ये जो है वो 7 से डिवाइड हो गया 35। इसी तरह अगर हम देखें 35 जो है वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। और अगर हम 35 को देखें तो ये 13 से भी हमारे से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमने कंसीडर की थी 659624, ये जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है, परंतु ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी और ना ही ये 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लूँ। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, जो सेकंड एग्जांपल लिया है हमने वो है 727727। अगर इसमें हम देखें जो परस्पर जो हमारे पास अंतर जो आएगा 3-3 अंकों की संख्याओं का, वो आ रहा है 727 और 727। इसको हम माइनस करेंगे तो 727 में से 727 माइनस करने पे जो आंसर आता है वो आता है 0। अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 को आप किसी भी संख्या से, अगर कोई भी नेचुरल नंबर से अगर आप 0 को जो है वो भाग देते हो तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आपको ये मैंने बताया था बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0/7 भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 0/11 भी क्या हो जाएगा, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 0/13 जो है वो भी हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने टर्म कंसीडर की थी 727 ये टर्म हमारे पास 7 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, और साथ में 11 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, और साथ में हमारे पास 13 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल फॉर प्राइम नंबर्स, यानी कि हम जो हैं वो अभाज्य संख्याओं के लिए कैसे भाजकता का नियम बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13, 11 और 17 ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर्स के, यानी अभाज्य संख्याओं के। अगर मैं बोलूँ कि 13 का जो नियम होगा अभाज्य संख्याओं का, जो भाजकता का नियम होगा वो कहलाता है हमारे पास, जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 के साथ, और जो बाकी जो बचा वो उसमें ऐड कर देना है। और इसी तरह जो 11 का है वो है कि लास्ट का डिजिट लो 1, उसमें आप मल्टीप्लाई करो -1, और जो बचा वो उसमें ऐड कर दो। और उसके जैसे हम यहाँ पे लें 7 और इसमें हम मल्टीप्लाई करें -5, और जो बचा है उसको हम ऐड कर लें। अगर मैं बोलूँ कि आप याद रखो 13 में आपने गुणा 4 से करना है, 11 में गुणा आपने -1 से करना है, और 17 में गुणा आपने करना है -5 से। इसका मतलब ये सारी रटने वाली चीज़ें होंगी, रटना हमने नहीं है दोस्तों। हम जो करेंगे इसको वो करेंगे कंसेप्ट के माध्यम से, और कंसेप्ट के माध्यम से जो है वो हम जितने भी प्राइम नंबर बनेंगे, ये 13, 11 और 17 की बात नहीं है, जितने भी प्राइम नंबर बनेंगे उन सब का डिविजिबिलिटी हम रूल निकाल लेंगे बेसिक के माध्यम से, यानी हम कंसेप्ट को अच्छे से देखेंगे। तो कंसेप्ट क्या है आपके पास कि आपको क्या लेना है, PQR कोई भी आप संख्या मान लीजिए, कोई भी आपके पास संख्या है PQR। तो इसमें से जो लास्ट टर्म है वो आपने पहले ले लेनी है, ये ले लिया आपने लास्ट टर्म R, इसके साथ है आपने x का मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी जो टर्म बची, जितनी भी टर्म बचेगी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे PQ बचा था जो मैंने यहाँ पे आपका क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। और अगर बात करें x की, जो x है हमारे पास वो कहलाता है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, या इसको हिंदी में बोले तो बोलते हैं अतिरिक्त पद। ठीक है। तो हम जानेंगे कि हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हमारा फार्मूला रहेगा कि जब भी कोई भी नंबर हमें दिया होगा तो उसमें जो है हम जो लास्ट का डिजिट होगा उसको लेंगे, उसके साथ हम x लगा देंगे, मतलब x के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी टर्म बाकी बचेगी रिमेनिंग पार्ट उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका बनेगा एक बेसिक फार्मूला।
और x की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि हम डिविजिबिलिटी रूल 13 का कर रहे हैं, 11 का कर रहे हैं, 7 का कर रहे हैं, या 17 का कर रहे हैं, या 19 का। जो भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा जिसका डिविजिबिलिटी रूल हम कर रहे होंगे, उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे पहले आपके पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13, तो 13 का जो भाजकता का नियम है वो कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास 13, अब यही फार्मूला लगाऊंगा मैं। इसमें मैंने कर लिए, क्या कर लिया, जो फर्स्ट जो यूनिट डिजिट था इकाई का स्थान वो ऐसे का लिख लिया, ऐसे के ऐसे लिख लिया, और उसके बाद उसको x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें ऐड कर दिए, यानी +1। ठीक है, इसी फार्मूले की तरह मैंने यहाँ पे कर दिया इसको। अब आपने देखना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना है 3x + 1 रफ में। ठीक है, 3x + 1 लिख लिया। इसके बाद इसको कर देना है 13 से डिवाइड। अब आपने देखना है कि x की क्या कम से कम वैल्यू रखूँ मैं, बिल्कुल लीस्ट वैल्यू रखूँ, जिसकी हेल्प से जो ये जो ऊपर की टर्म है ये 13 से कैंसिल हो जाए। तो आप देखोगे कि अगर मैं x की जगह 4 वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, और ये जो आया जाएगा आपके पास 3 4 जा 12 +1/13। तो जो आंसर आता है आपके पास वो आता है 13/13। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो 4 ले लेते हैं, तो वो हमारे पास जो ऊपर की टर्म बन रही थी 3x + 1, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे, 13 से। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। x की वैल्यू आ गई 4। जो जब भी आप 13 का जो भाजकता का नियम करेंगे उसमें आप x की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, 4। ये आपने याद रखनी है। ये हमने निकाली 4 की वैल्यू, कहाँ से 4 की वैल्यू निकाली, जो भी आपके पास बेसिक था डिविजिबिलिटी रूल का प्राइम नंबर के लिए, उससे इस फार्मूले से निकाली है। उसके बाद मैंने बोला कि x जो है ऑड फैक्टर है, यानी अतिरिक्त पद, और इसका जो मैंने बताया निकालने का तरीका वो आपके पास ये बताया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे 7592। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया 7592। अब हमने जानना है, एक मान लीजिए ये प्रश्न आ गया आपके पास कि 7592 जो है आपके पास 13 से बताइए पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है कि आपने मान लिया ये आ गया आपका 7592, तो जो लास्ट डिजिट है आपका वो आपने पहले लिख देना है, उसके साथ क्या लगा देना है x, और साथ में प्लस कर देना है जो रिमेनिंग पार्ट बचता है। रिमेनिंग पार्ट है आपका 759। अगर आप देखो जो 13 के लिए मैंने भाजकता के नियम में बताया है कि जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे लिख दो, ये आ गई 4 और प्लस 759। जो आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 8 + 759, कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लिए मैंने ये लिख दिया 7592। अब वैसे मैंने क्या किया, दो जो लास्ट टर्म है उसको किससे गुणा किया, 4 से, तो ये आ गया 8, मतलब ये कट हो गया, ये आ गया 8। यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड, यही कर रहा हूँ ना मैं, देखिए ये कर दिया। इसके बाद जो आया आपके पास यहाँ पे आ गया 17, ये आ गया 6, ये आ गया 7। इसके बाद ये टर्म भी बड़ी है, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, जो इकाई का स्थान है उसको किससे गुणा कर दूंगा, 4 से, तो ये हो गया 7 चौके 28। 28 को यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस, और जो आंसर आपके पास बनेगा वो बनता है 14, 7, 8, 9 और 10, 104 बन गया। ठीक है, अब ये भी टर्म बड़ी है, तो इसको भी क्या करूँगा मैं, जो इसका इकाई का स्थान है उसको 4 से गुणा करूँगा, तो ये बन गया 4 चौके 16, और 16 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो 16 को यहाँ पे ऐड करके जो मेरे पास आंसर बनता है वो बनता है 26। अब हम देखते हैं कि जो 26 है हमारे पास जो यहाँ पे आया, वो अगर 13 से अगर हम डिवाइड करें तो 13 2 जो होता है आपके पास 26, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है 13 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हमने कंसीडर किया था 7592, ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका 7 का भाजकता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7।
अब उसमें तो मैंने बोला था कि 2 टर्में होंगी, जो यूनिट डिजिट है वो आप कंसीडर कर दोगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, यूनिट डिजिट लेके एक्स से उसको मल्टीप्लाई करोगे और साथ में ऐड कर दोगे जो भी बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है। पर आगे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल करने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो 7 2 क्या आ जाएगा बस 14। ठीक है, 14 आपके पास आ गया। इसके बाद जो है वो आपने वही फार्मूला अपनाना है, जो आपने यूनिट इकाई का स्थान है वो लिख लेना है, साथ में क्या लगा देना है x, और रिमेनिंग पार्ट उसमें जमा कर दोगे आप। ठीक है, अब आप चेक करोगे कि 4x + 1/7। अब आप चेक करोगे कि x की कौन सी वैल्यू लूँ कि जो कम से कम वैल्यू लेनी है x की, जिसके लिए जो है वो 7 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाए 4x + 1। तो अगर हम देखें तो अगर हम 2 के स्थान पे जो है अगर -2 लेंगे तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा -8 + 1, जो आंसर आ जाएगा -7/7, और ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो x की जगह यहाँ पे -2 भरूँ तो हमारे पास आता है 4 × -2 + 1/7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -8 + 1/7, और जो आंसर आ गया वो आ गया -7/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पे मैं क्या भर दूंगा यहाँ पे -2। तो आपने ध्यान में रखना है जब भी आपके पास 7 की भाजकता का नियम आएगा तो x की वैल्यू क्या लेनी है आपने -2। ये मैंने बता दिया कि x -2 कैसे आया है हमारे पास। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया है 15645। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम देखेंगे कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने बोला कि जो यूनिट डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -10, और वो आपने ऐड कर देना है इसमें। तो ऐड करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद जो है 4 में से 0 गया बचते हैं 4, 6 में से 1 गया बचते हैं 5, और 1 5 ऐसे के ऐसे आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा आपने फिर से जो है आप लोगे यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 के साथ, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -8। -8 आ गए तो -8 हम यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे बन गए 15, और 15 में से 8 गए तो आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1। अब ये टर्म भी आपके पास पड़ी है तो इसको भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई -2, जो आंसर आएगा वो आएगा -14। अब -14 आपने क्या कर देने, यहाँ पे ऐड कर देने, तो माइनस है तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0। इसका मतलब जो 0 जो है वो आपके पास 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म आपने कंसीडर की थी 15645, ये जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है 11 के लिए। 11 के लिए भी आपने वैसे करना है कि जो आपने इकाई का स्थान है वो ऐसे लिख लेना है, उसके साथ जो है x का मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो रिमेनिंग जो भी आपके पास रहेगा वो आप यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दोगे। अब आप देखोगे कि जो आपके पास बना x + 1, ये जो है आपके पास 11 से कब पूर्णतः विभाजित होगा। x की वैल्यू क्या कम से कम रखें हम कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 10 रखें तो 10 + 1 11 हो जाएगी, तो 11 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पर मैंने बोला है कि x की वैल्यू आपने कोशिश करनी है कि कम से कम रखो, तो x की वैल्यू 10 तो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर x की जगह मैं ले लेता हूँ -1, अगर मैंने x की जगह ले लिया -1, तो जो हमारे पास आंसर है वो कुछ ऐसे बनेगा -1 + 1/11, और ये बन जाएगा 0/11। अगर हम जानते हैं कि अगर हम 0 को भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर के साथ तो वो पूर्णतः विभाजित हमारे पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 में जो x की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे तो x की वैल्यू कंसीडर करेंगे -1। तो आइए इसका भी एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल जो मैंने कंसीडर किया है वो है 7535। हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं। इसके लिए हम जो हैं वो इसका यूनिट डिजिट लेंगे जो इसका इकाई का स्थान है, यानी ले लिया हमने 5,
और 5 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर देना है, -1 जो यहाँ पे x था -1, और रिमेनिंग पार्ट इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 7 5 3। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सीधा कि ये जो -5 ये जो 5 है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, तो इसका जो आंसर बना वो बना -5 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा -5। जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 13 में से 5 जाएंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 8 आ गया। इसके बाद ये जो है वो बाकी ऐसे ही उतार देंगे आप 4 और 7। अब आप देखोगे ये भी टर्म बड़ी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को फिर से हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -8 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये माइनस का है तो ये 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा 0, सॉरी 8 तो कट हो गया ना, यहाँ पे 8 कट के हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आपका। तो यहाँ पे आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 बन गया, यहाँ पे आ गया 14 में से 8 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो बचता है वो बचेगा आपके पास 6, और यहाँ पे भी क्या आया 6। इसका मतलब जो 66 हैं, अगर आप देखो 66 अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये जो है वो 6 से चला जाएगा। इसका मतलब कि ये जो टर्म थी आपके पास जो हमने कंसीडर की थी 7 5 3 5, ये जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। जो 17 का भाजकता का नियम है उसमें भी आपने क्या करना है, जो इकाई का स्थान है वो लिख लेना है, उसके बाद उसको x से क्या कर दोगे गुणा, और जो बाकी बचा वो पार्ट उसमें क्या करोगे, रिमेनिंग पार्ट ऐड कर दोगे। अब आप देखोगे कि यह बन गया 7x + 1। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 17 के साथ। अब x की कौन सी वैल्यू लें हम मिनिमम, ताकि ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम 1 यहाँ पे कंसीडर करेंगे तब भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 17 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगी। इसमें जो x की वैल्यू आएगी मिनिमम वो आएगी, x की वैल्यू अगर हम -5 लेते हैं तो ये जो टर्म है आपके पास 7x + 1, ये जो है वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो x की जगह -5 भर के हम देखेंगे तो ये आ गया आपके पास -5 x की जगह, और ये आ गया +1। आप देख रहे हो ये बन गया आपके पास -35 + 1, तो आंसर जो बना आपके पास -34। अब आप देखते हो कि 17 के टेबल में जो है 34 कब आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 17 के साथ तो आ जाएगा ये 17 × 17, और ये चला गया आपका 2 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है 17 के केस के लिए, -5। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 3791। अब आप देखते हो जो यूनिट डिजिट है वो है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -5 के साथ, और तो ये आंसर बन जाता है आपका -5। अब -5 आपने इसमें क्या कर देना है, ऐड। तो माइनस का साइन है तो ऐड तो आपने किया, पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन हमारे पास आ चुका है। जो 9 में से 5 के तो आंसर बचते हैं 4, ये आगे 7, ये आगे 3। इसके अलावा जो फिर से आपने यूनिट डिजिट लेना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे -5 के साथ, जो आंसर बनेगा वो बनेगा -20। तो -20 आपने इसमें ऐड कर देने हैं, और तो आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा 3 में से 1 जाने पे 17। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो आंसर आ गया 17, अगर इसको हम 17 से जो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास बनता है 1, यानी 17 से ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हमने कंसीडर किया था 3791, ये जो है वो 17 से पूर्णतः विभाजित आपका हो जाएगा। जो लास्ट डिविजिबिलिटी रूल बचा वो है 19 का, यानी 19 का भाजकता का नियम। तो इसमें भी आपने ये करना है कि जो आपके पास यूनिट डिजिट है वो आप लिख लोगे, उसमें आप x का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें आप ऐड कर दोगे, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा। अब आप देखोगे कि 9x + 1, इसमें हम 19 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब आपको गैस करना है कि x की कौन सी है मैं छोटी से छोटी वैल्यू लिखूं, जिसकी मदद से ये जो ऊपर वाली टर्म है 9x + 1, ये जो है वो 19 से जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इसके लिए मैं x की वैल्यू अगर 2 मानता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आता है, यहाँ पे 2 पुट कर दी, इसके बाद जो आंसर हमारे पास आया वो आया 18 + 1, और जो आंसर आता है 19। यानी अगर ये हम x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनता है 19, और 19 जो है वो 19 से पूर्ण रूप से विभाजित आपका
हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19 आएगा तो x की जो वैल्यू आप कंसीडर करोगे वो करोगे 2। ठीक है, इसके बाद जो है इसका भी एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है 1 2 3 8 8। अब मैंने बोला था जो भी आपके पास इकाई का स्थान होगा उसको मल्टीप्लाई करना था x के साथ। तो x की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, आंसर आता है 16। 16 को आप ऐड कर दोगे जो भी रिमेनिंग टर्म होगी उसके साथ। तो ये हमने 16 को ऐड कर दिया। अब ये बना आपके पास 8 6 कितने होते हैं 14, यहाँ पे 4 कैरी किया 1, यहाँ पे आ गया 3 + 1 4 और ये आ गया आपके पास 5 और 1 2 इसी हिसाब से आप लिख दोगे। अब आप देखोगे कि ये टर्म भी बड़ी है तो इसमें भी आपको यूनिट डिजिट का क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 8। 8 जो है आप इसमें क्या कर दोगे ऐड कर दोगे रिमेनिंग पार्ट में। तो जो आंसर बनेगा आपके पास 8 5 13, यहाँ पे 3 कैरी किया 1, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1। अब आप फिर से यूनिट डिजिट लोगे इसका इकाई का स्थान, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 6। अब 6 जो है आप 13 में ऐड कर दोगे तो जो आपके पास आंसर बनेगा वो बनेगा 1919। अगर आप देखोगे जो ये आंसर बना, अगर इसको आप 19 से जो भाग करोगे तो आंसर आपके पास आता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने टर्म कंसीडर की थी 1 2 3 8 8, ये जो है वो 19 से पूर्ण रूप से विभाजित आपकी हो जाएगी। तो इसी तरह इसी फार्मूला के बेस्ड पे आप जो है वो किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो, किसी भी प्राइम नंबर का। यानी कोई भी अभाज्य संख्याएं आपके पास दी हो तो उसका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें जो है वो नॉर्मली याद होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही जो डिविजिबिलिटी रूल जो हम कर रहे थे वो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। ये हमने 2 पार्ट में इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी बनता है वो हमने कवर किया है। इसके बाद जो इसका पार्ट 3 आएगा उसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन साथ लेके आएंगे जिसमें हम सारे टाइप कवर करेंगे, जितने भी टाइप से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।